किस्म का तो पूछ सकते हैं। अगर हम यहाँ पर वेव ऑप्टिक्स के अंदर यहाँ पर समझने की कोशिश करें तो आज हम यहाँ पर समझने की कोशिश करते कन्वर्जिंग वेव फ्रंट। हमारे पास कन्वर्जिंग वेव फ्रंट नाम की एक चीज होती है। व्हाट इज कन्वर्जिंग वेव फ्रंट? इसके अंदर लाइट रे हमारे पास क्या कर रही है, किसी सोर्स से निकल कर किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर कन्वर्ज होने की कोशिश कर रही है। या तो ये रियलिटी में कन्वर्ज हो रही है या कन्वर्ज होने की कोशिश कर रही है। और हमारे पास यहाँ पर एक वेव फ्रंट आपके पास तैयार होता है। ये लाइट रेज है, ये हमारे पास लाइट रेज है, ये हमारे पास लाइट रेज है। और हमने क्या बोला, या हाइगन्स ने क्या बोला, इसका जो वेव फ्रंट हमारे पास तैयार होता है, ये वेव फ्रंट आपके पास ऐसा होगा। ये हमारे पास कन्वर्जिंग वेव फ्रंट है, ये कन्वर्जिंग वेव फ्रंट है। और इसी तरीके से हमने ये भी सीखा कि हमारे पास एक डाइवर्जिंग वेव फ्रंट भी होता है। इसी तरीके से हमने सीखा कि लाइट किसी सोर्स से दूर जाती है तो हमारे पास वहां पर डाइवर्जिंग वेव फ्रंट होगा, हमारे पास यहाँ पर डाइवर्जिंग वेव फ्रंट बन जाएगा। सो हमारे पास यहाँ पर डाइवर्जिंग वेव फ्रंट है जो कि आपके पास इस तरीके से काम करेगा। आपको देखने से पता लग रहा है कि ये जो मैं लाइंस ड्रॉ कर रहा हूँ, जो मैं यहाँ पर लाइंस को ड्रॉ कर रहा हूँ रेड कलर की, उसका सेंटर आप किसी पॉइंट को मान रहे हो जहां पर ये लाइट की रेज निकलने की कोशिश कर रही है या फिर जहां से लाइट बच्चे कन्वर्ज होने की कोशिश कर रही है। तो ये तो एक बड़ी सिंपल सी बात है, इसमें तो कोई कंफ्यूजन वाली बात ही नहीं। इसमें किस बात की कंफ्यूजन कि मैम मेरे को ये नहीं पता कि लाइट कहां से निकल रही है, कहां पर बच्चे आपके पास कन्वर्ज हो रही है। पॉइंट ऑफ कन्वर्जेंस या पॉइंट ऑफ एमिशन, पहला जहां पर लाइट कन्वर्ज होना चाहती है या लाइट जहां से डाइवर्ज होना चाहती है, आप उसको हाइपोथेटिकल सेंटर बनाकर वेव फ्रंट तैयार कर दीजिए। तो ये हमारे पास कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग वेव फ्रंट है, इसको बनाना ज्यादा मुश्किल नहीं। अब इसके ऊपर सीबीएसई आपको 2 से 3 क्वेश्चन पूछेगा। पहला, सबसे पहले वो आपको यहाँ पर मिरर का बिहेवियर पूछेगा कि क्या आपको मिरर का बिहेवियर समझ में आता है, क्या आपको यहाँ पर मिरर का बिहेवियर समझ में आता है। अगर आपको मैं एक मिरर यहाँ पर दे देता हूं और उस पर्टिकुलर मिरर क्या मुझे वेव फ्रंट तैयार करना है, तो क्या मैं उसको समझ पाऊंगा, क्या मैं उसको सीख पाऊंगा। तो सपोज कि मेरे पास यहाँ पर इस तरीके से आपके पास एक, आपके लिए हमारे पास यहाँ पर क्या है, एक मिरर आपके लिए बना देते हैं। तो हमारे पास मान लिया जाए, चलिए सो हम यहाँ पर इस तरीके से आपके पास एक मिरर को तैयार कर देते हैं। ये कौन सा मिरर है हमारे पास ना, दिस इज अ कनकेव टाइप ऑफ मिरर। ये हमारे पास यहाँ पर कनकेव टाइप ऑफ मिरर है और हमारे पास यहाँ पर क्या बन गई, ये प्रिंसिपल एक्सिस बन गई। तो हम इसका वेव फ्रंट तैयार करना चाहते हैं, तो ये हमारे पास इस तरीके से आ गया। अब लाइट रेस क्या करती है, ये लाइट रेस हमारे पास इंफिनिटी से ट्रेवल करके इसके फोकस पे कन्वर्ज होना चाहती है। तो ये लाइट रेस आ रही है और ये लाइट रेस इस मिरर से टकराकर यहाँ पर कन्वर्ज होना चाहती है। ये लाइट रेस इंफिनिटी से आ रही है और ये इंफिनिटी से आकर इस पॉइंट के ऊपर कन्वर्ज होना चाहती है। हमने कौन सा केस लिया, हमने यहाँ पर कनकेव मिरर का केस ले लिया। हमने यहाँ पर कनकेव मिरर का केस ले लिया जहां पर इंफिनिटी से लाइट ट्रेवल कर रही है और जाकर इस मिरर के फोकस के ऊपर फाइनल इमेज बना रही है या लाइट आपके पास कन्वर्ज हो रही है। अब टीचर बोलता है वेव ऑप्टिक्स के अकॉर्डिंग, वेव ऑप्टिक्स के अकॉर्डिंग यहाँ पर आप वेव फ्रंट कैसे बनाओगे। लाइट हमारे पास इंफिनिटी से चल के आ रही है, तो जब लाइट इंफिनिटी से चलती है तो उसका वेव फ्रंट आपके पास क्या होगा, तो उसका वेव फ्रंट हमारे पास प्लेनर है। ये मेरे पास इंसिडेंट वेव फ्रंट है और ये मेरे पास प्लेनर वेव फ्रंट बन जाएगा। लाइट हमारे पास यहाँ पर कन्वर्ज हो रही है। अब याद करो मैंने आपको क्या चीज बताई, जब लाइट हमारे पास कन्वर्ज होती है या लाइट किसी पॉइंट से डाइवर्ज होती है तो हमारे पास वहां पर वेव फ्रंट तैयार होता है, क्योंकि लाइट यहाँ पर कन्वर्ज हो रही है। लाइट हमारे पास यहाँ पर कन्वर्ज हो रही है तो हमारे पास इस तरीके से यहाँ पर वेव फ्रंट तैयार होगा। और कैसा वेव फ्रंट तैयार होगा आप भी इसमें से ड्रॉ कर सकते हो। ये हमारे पास वेव फ्रंट तैयार हो जाएगा, यह हमारे पास यहाँ पर वेव फ्रंट तैयार होगा, यह हमारे पास वेव फ्रंट तैयार होगा। सीबीएसई इसको 2 नंबर के अंदर पूछ सकते हैं कि आप एक कनकेव मिरर के इमेज फॉर्मेशन को
वेव ऑप्टिक्स के वेव फ्रंट से समझाने की कोशिश करें। तो ये मेरे पास इंसिडेंट वेव फ्रंट है। नाउ दिस इज ए इंसिडेंट वेव फ्रंट जो कि प्लेनर भी है, और हमारे पास यहाँ पर ये कौन सा वेव फ्रंट है, तो आप बोलोगे ये मेरे पास एक रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट है, और जिसकी नेचर कन्वर्जिंग है कि ये यहाँ पर लाइट के कन्वर्ज होने से आपका ऐसा वेव फ्रंट तैयार हो रहा है। क्लियर है? किसी बच्चे का कोई डाउट है तो वो बच्चा मुझे यहाँ पर पूछ सकता है। किसी बच्चे का अगर कोई डाउट है तो वो बच्चा मुझे यहाँ पर पूछ सकता है। एक और केस देखते हैं। सपोज कि मेरे पास यहाँ पर एक लेंस है एंड दिस इज अ कन्वेक्स लेंस। ये हमारे पास कन्वेक्स लेंस है। ये कन्वेक्स लेंस हमारे पास क्या करता है, ये इन्फिनिटी से आती हुई लाइट को कन्वर्ज करने की कोशिश करता है। ये इन्फिनिटी से आती हुई लाइट को कन्वर्ज करने की कोशिश करता है। सपोज हमारे पास इन्फिनिटी से लाइट आपके पास आ रही है, यह हमारे पास यहां से फोकस में चली जाएगी। हमारे पास इन्फिनिटी से लाइट आ रही है, यह आपके पास फोकस में चली जाएगी। हम यहाँ पर इन्फिनिटी से लाइट को लेके आते हैं और यह हमारे पास फोकस के अंदर चली जाएगी यहाँ पर। तो मेरे पास यहाँ पर ये लाइट इन्फिनिटी से ट्रेवल करके फोकस के ऊपर जा रही है, इन्फिनिटी से ट्रेवल करके आपके पास फोकस के अंदर जा रही है यहाँ कहीं पर। अब मेरे पास यहाँ पर दो वेव फ्रंट बन रहे हैं। आप बच्चों को भी नजर आ रहा होगा, दो वेव फ्रंट हमारे पास यहाँ पर तैयार हो रहे हैं। कौन कौन से? एक मेरे पास हुआ इंसिडेंट। अब इंसिडेंट वेव फ्रंट आपके पास क्या बनेगा? प्लेनर। और क्यों प्लेनर बनेगा? लाइट इन्फिनिटी से आ रही है, लाइट रेज आपस में पैरेलल है। और एक और बात बताओ, इसका जो रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट है वो कैसा बनेगा? इसका रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट कैसा बनेगा? इसका रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट हमारे पास स्फेरिकल की तरह बनेगा, कुछ इस तरह, ये ऐसे बना। अगर टीचर आपको ये बोल देता है कि मेरे को एक रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट बनाना है जो कि लेंस में से निकल रहा है, तो आप कुछ इस तरीके से समझाओगे। हम रे नेचर और वेव नेचर दोनों को एक ही जगह पे बना रहे हैं। नाउ दिस इज द इंसिडेंट। ये मेरे पास इंसिडेंट है और ये मेरे पास क्या है? ये मेरे पास यहाँ पर क्या है? रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट। नाउ दिस इज द रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट। तो फिर यहां पर बच्चा बोलता है कि सर अगर इस लेंस को चेंज कर दिया जाए, इस लेंस को चेंज करने का मतलब क्या है? इसको कन्वेक्स से अगर मैं कनकेव करने की कोशिश करता हूं, व्हाट विल हैपन? इसको कन्वेक्स से अगर हम कनकेव करने की कोशिश करते, कनकेव क्या करता है सुशांत? कनकेव क्या करता है? कनकेव क्या करता है? कनकेव लाइट को कन्वर्ज करता है कि डाइवर्ज करता है? सुशांत क्या लगता है तुझे? सुशांत क्या लगता है बच्चे तुझे? सुशांत अगर तू मेरी बात को सुन पा रहा है और अगर रिएक्ट कर सकता है तो तू बता, अगर ये लाइट यहाँ पर जाएगी तो ये लाइट को क्या करेगा? कन्वर्ज करेगा कि डाइवर्ज करेगा? तो आंसर है डाइवर्ज करेगा। यहां से अगर लाइट मेरे पास यहाँ पर जाती है तो ये लाइट आपके पास डाइवर्ज हो जाती है। ये डाइवर्जिंग लेंस होता है। छोटी क्लासेस में भी बताया जाता है कि यह हमारे पास यहाँ पर डाइवर्जिंग लेंस की कैटेगरी के अंदर आता है। तो यह हमारे पास यहाँ पर आपके डाइवर्जिंग लेंस की कैटेगरी। अब ये जो लाइट है ये आगे तो कहीं मीट नहीं करती, लेकिन हम एज्यूम करते हैं कि ये लाइट जो है ये आपके पास वर्चुअली इसके इस फोकस पे आपके पास मीट कर जाती है। तो लाइट हम इमेजिन करेंगे कि इस फोकस वाले पॉइंट से डाइवर्ज होने की कोशिश कर रही है। अब रह क्या गया? मुझे यहाँ पर वेव फ्रंट बनाने। तो बताओ कौन सा वेव फ्रंट बन जाएगा और कैसा बन जाएगा? तो मेरे पास यहाँ पर वेव फ्रंट आपके पास ये वाला बन जाएगा। ये मेरे पास इंसिडेंट वेव फ्रंट, ये हमारे पास इंसिडेंट वेव फ्रंट कुछ इस तरीके से बन जाएगा। मैं थोड़ा क्लोज बना लेता हूँ। और मेरे पास अब यहाँ पर डाइवर्जिंग, क्योंकि लाइट डाइवर्ज हो रही है, तो यह हमारे पास यहाँ पर डाइवर्जिंग वेव फ्रंट तैयार हो जाएगा। ये देखिए ये डाइवर्जिंग है, यह हमारे पास डाइवर्जिंग वेव फ्रंट तैयार हो जाएगा। किसके लिए? कनकेव के लिए। और ये मेरे पास किसके लिए? कन्वेक्स के लिए। टीचर यहाँ पर आपको कोई भी क्वेश्चन पूछे आपको ढंग से जवाब देना आना चाहिए। टीचर क्या इसमें से क्वेश्चन पूछता है? बिल्कुल, ये 101% आपके पास एग्जाम में आने लायक क्वेश्चन है, क्योंकि टीचर आपको या तो डायग्राम देगा या टीचर आपको बोलेगा कि डिस्कस करो कि एक प्रिज्म, एक मिरर, एक लेंस, लेंस में उसके पास चॉइस है, वो कनकेव भी बोल सकता है, कन्वेक्स भी बोल सकता है। मुझे
रिफ्रैक्शन और इंसिडेंटल लाइट्स के बीच का क्या बताना है, वेव फ्रंट बताना है। और मेरे पास अगर प्रिज्म आ जाए तो क्या होगा, अगर मेरे पास प्रिज्म आ जाए तो क्या होगा। अब प्रिज्म क्या करता है, वो लाइट को तो ये भी रिफ्लेक्ट करता है लेकिन एक अलग ढंग से। ये देखते हैं, ये मेरे पास यहाँ पर आपके लिए एक प्रिज्म आ गया। प्रिज्म के अंदर लाइट हमारे पास इंसिडेंट होती है। सो ये लाइट हमारे पास यहाँ पर इंसिडेंट हुई, ये लाइट हमारे पास इस तरीके से प्रिज्म के अंदर जाती है और पैरेलल ही आपके पास बाहर की तरफ को आ जाती है। ये पैरेलल ही हमारे पास क्या हो जाती है, आपके पास बाहर की तरफ को आ जाती है। तो अगर हम यहाँ पर इसका जिसको बोल सकते हैं वेव फ्रंट बनाने की कोशिश करें तो कैसा बनेगा, तो देखते हैं हमारे पास इसका वेव फ्रंट कैसा बनेगा। तो ये इंसिडेंट वेव फ्रंट है, तो ये तो प्लेनर बन जाएगा क्योंकि लाइट पैरेलल चल रही है, मतलब इंफिनिटी से आ रही है, और यहाँ पर लाइट इंफिनिटी को जा रही है, तो ये भी मेरे पास प्लेनर वेव फ्रंट बन जाएगा। ये एंगल ऑफ प्रिज्म ए बन गया, दिस इज द इंसिडेंट वेव फ्रंट। और दूसरी तरफ मेरे पास कौन सा वेव फ्रंट बन गया, दूसरी तरफ मेरे पास कौन सा वेव फ्रंट बन गया, रिफ्रैक्टेड। लेकिन तीनों रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट के अंदर आपके पास क्या है बच्चे, डिफरेंस है। हमारे पास कन्वेक्स के लिए ये कन्वर्जिंग है, हमारे कनकेव के लिए ये डाइवर्जिंग आपके पास है, और हमारे पास प्रिज्म के लिए ये आपके पास प्लेनर था, तो प्लेनर ही था। अब इसमें से किसी बच्चे को कोई डाउट है तो वो बच्चा मुझे पूछ सकता है। अगर किसी बच्चे को कोई डाउट है, कोई नोट करनी है चीज, जो डायग्राम अगर बच्चा बना रहा था तो वो अगर नोट करना चाहता है, वो कुछ पूछना चाहता है, तो वो मुझसे पूछ सकता है। शाबाश, कोई भी चीज अगर आपने पूछनी है यू कैन आस्क मी। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बोल बेटा यथार्थ। सर जो प्रिज्म के अंदर जो लाइट है उसका हम कुछ बनाएंगे नहीं देखते हैं, क्योंकि रीजन है हमारे पास, हम इसके अंदर से इनपुट और आउटपुट ही देखते हैं। प्रिज्म के अंदर बनाने का कोई लॉजिक ही नहीं बनता बच्चे, क्योंकि प्रिज्म के अंदर क्या हो रहा है हम उसमें इंटरेस्टेड नहीं। हम देखते हैं कि लाइट कैसे गई और इस प्रिज्म ने उसके वेव फ्रंट को कैसे चेंज किया। पॉइंट ये है, मेरी बात को आप समझ पा रहे होंगे। यस सर। प्रिज्म जो वेव फ्रंट होता है उसको ये ऑप्टिकल डिवाइसेस क्या कर देती हैं, चेंज कर देती है। पॉइंट ये है, यानी कि हाइगन्स ने ये बोला कि जैसे रे ऑप्टिक्स क्या करती है, जो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है वो क्या काम करते हैं, वो रे ऑफ लाइट को चेंज करने का काम करते हैं, उसको कहीं पर फोकस करते हैं। तो लोगों का क्वेश्चन उठना बड़ा लॉजिकल था, तो फिर वेव फ्रंट के साथ क्या होता होगा, तो उसने बोला वेव फ्रंट भी चेंज हो जाते हैं, है ना। तो लेंस के अंदर क्या हो रहा है, मुझे इससे कोई मतलब नहीं। लेंस के अंदर जब लाइट गई तो वो पहले प्लेनर वेव फ्रंट थी, और जब बाहर निकली तो या तो कन्वर्जिंग थी या डाइवर्जिंग। मतलब ऑप्टिकल डिवाइसेस भी क्या करती हैं, वेव फ्रंट को चेंज करती हैं, वेव फ्रंट को चेंज करती हैं। ठीक है, ये पॉइंट क्लियर, क्लियर है। चलो, सो अब हमारे पास किसी और बच्चे का कोई डाउट है तो कन्वेक्सो कनकेव, बोल 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 बोल। अगर कन्वेक्सो कनकेव हुआ, देखो कन्वेक्सो कनकेव होना या बाकी की चीजें होना ये हमारे जुरिडिक्शन के अंदर नहीं है। मतलब क्या हम इसके अंदर सबसे पहले बेसिक चीजें करते हैं, हम बेसिक चीजें करते हैं जो सीबीएसई आपको पूछेगी। सीबीएसई आपको यही पूछेगी। अब बच्चा बोलता है सर कहीं और पूछ लिया जाएगा, तो मैं बोलूंगा नहीं बेटा, यहाँ पर कहीं और नहीं पूछा जाएगा, यहाँ पर आपके पास ऐसा ही पूछा जाएगा। इसके अलावा टीचर आपको कोई चीज नहीं पूछेगा। मैं आपको ऑलरेडी वही बता रहा हूँ जो आ सकता है पेपर के अंदर, इसके अलावा बच्चे टीचर कोई आपको नहीं पूछेगा। ठीक है, इस बात की श्योरिटी है, इस बात की आप गारंटी आप लेके चलो, इसके अंदर टीचर और कुछ नहीं पूछेगा। ठीक है, चले आगे अब। यस सर। चलो, सो हमारे पास जब ये वेव फ्रंट बनते हैं तो हमारे पास यहाँ पर अब आपके पास क्या चीज आ जाती है कि अगर हम यहाँ पर बच्चे दो प्रिंसिपल को समझे तो हमको यहाँ पर दो प्रिंसिपल समझ में आते हैं। नंबर वन, यहाँ पर दो प्रिंसिपल हमको क्या समझ में आते हैं। नंबर वन, द रे ऑफ लाइट एंड वेव फ्रंट, द रे ऑफ द लाइट एंड वेव फ्रंट, the ray of light and wave front, they are perpendicular to each other, they are perpendicular to each other, they are perpendicular to each other, ये एक दूसरे से हमारे पास परपेंडिकुलर। और नंबर दो बच्चे हमारे पास क्या आ जाता है, आपके पास है डिस्टेंस, मतलब कि एक वेव फ्रंट से दूसरे वेव फ्रंट के अंदर जाने का बच्चा हमारे पास डिस्टेंस क्या है बच्चे, वो सेम है।
और दूसरी चीज है बच्चा हमारे पास the light wave takes आपके पास same time from one portion या one point of one wavefront to the another point of other wavefront to the another point of other wavefront other wavefront मतलब यहाँ पे टाइम आपके पास सेम लगेगा। अदर आपके पास वेव फ्रंट, एक वेव फ्रंट से अगर लाइट आपके पास वेव चल रही है, मान लो कि ये वेव चली, अगर इस वेव को इस पॉइंट से यहाँ पर जाने के लिए टी टाइम लगा, तो नीचे वाले पार्टिकल से भी अगर वेव चलेगी तो उसको भी टी टाइम लगेगा। यानी कि सभी वेव्स को इन दोनों वेव फ्रंट में जाने के लिए सेम टाइम लगेगा कि डिफरेंट टाइम लगेगा? तो आंसर है सेम टाइम लगेगा। ये हमको यहाँ पर बात समझ में आनी चाहिए। लाइट वेव्स जब भी एक वेव फ्रंट से दूसरे वेव फ्रंट की तरफ को जाती हैं तो उनको सभी पॉइंट्स के अक्रॉस सेम टाइम लगता है। कहीं पर ऐसा नहीं है कि ज्यादा टाइम लगे या कम टाइम लगे, सेम टाइम लग जाता है। अब हम यहाँ पर बात करते हैं कंस्ट्रक्शन की। किसके कंस्ट्रक्शन की? द कंस्ट्रक्शन ऑफ द वेव फ्रंट एंड द हाइगन्स प्रिंसिपल। सो हमारे पास यहाँ पर क्या आ जाता है? वी हैव द हाइगन्स प्रिंसिपल, we have the Huygens principle and the construction of the wavefront. The Huygens principle and construction of the wavefront and the construction of the wavefront. Construction of the wavefront. पहली चीज हमारे पास, पहली चीज बच्चे आपके पास क्या आ जाती है? नंबर 1, the light waves from a source. The light waves, जो light waves है हमारे पास from a source, एक सोर्स में से बच्चा हमारे पास क्या आ जाती है? द लाइट वेव फ्रॉम दिस सोर्स इन अ मीडियम, इन अ होमोजेनियस मीडियम forms a secondary wavefront, forms a secondary wavefront on later time. Secondary wavefront at a later time, at the later time. ये तो हमको यहाँ पर पता होना चाहिए। एक सोर्स में से अगर लाइट वेव्स बच्चा हमारे पास यहाँ पर क्या करती हैं? आगे की तरफ को जाती है, तो थोड़ी देर के बाद वो एक सेकेंडरी वेव फ्रंट को आपके पास डेवलप कर देती है, उसको कंस्ट्रक्ट कर देती है। नेक्स्ट वन, all the particles हमारे पास जितने particles हैं, all the particles on the secondary wavefront, all the particles on the secondary wavefront acts as the fresh source of disturbance, fresh source of the disturbance from which the secondary wavelets spread in all direction. Secondary wavelets travels in all direction. देखो हमारे पास क्या travels in all direction, ये थ्योरेटिकल चीज है। हमारे पास जो थ्योरी का चैप्टर होता है उसमें मैथमेटिक्स और थ्योरी, उन दोनों का एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन होता है। ये चीज एक्सपेरिमेंटल वेरीफाइड करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। इसको बच्चे हम थ्योरी से प्रूव करते हैं कि उसने ऐसा बोला, और थ्योरेटिकल चीजें बहुत बड़ी होती हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप केमिस्ट्री में चले जाए तो बोहर एटॉमिक मॉडल जो आप पढ़ते हो, क्या वो एटॉमिक मॉडल पहले आया था या सबसे बाद में आया था? कोई बच्चा बताए। जो बोहर एटॉमिक मॉडल है, क्या वो सबसे पहले आया था, सबसे बाद में आया था, या उससे पहले भी कोई एटॉमिक मॉडल था? मुझे बताओ, उससे पहले कोई एटॉमिक मॉडल था बोहर एटॉमिक मॉडल से? क्या आपके पास यही पहला मॉडल था और यही आखिरी है? क्या कहते हो आप? केमिस्ट्री की बात कर रहा हूं मैं, फिजिक्स की बात नहीं कर रहा हूं। लास्ट में सर,
लास्ट में। इससे पहले हमारे पास रदरफोर्ड आया था और उससे पहले जे थॉमसन आया था। जे थॉमसन से पहले कुछ और रहा होगा। यानी क्या हमारे पास थ्योरीज चलती हैं। जे थॉमसन ने जो बात बोली उसको रदरफोर्ड ने गलत किया, लेकिन हम पढ़ते दोनों। रदरफोर्ड ने जो बातें बोली उसको बोहर ने बच्चा हमारे पास क्या किया, रॉन्ग किया, अपनी बात रखी। बोहर के बाद एक और पर्सन आए सोमरफील्ड, उन्होंने अपनी बात रखी और धीरे धीरे करके हम ग्रो करते जा रहे हैं। ये लंबी चौड़ी थ्योरीज होती हैं। अब एक बात बताओ, बोहर एटॉमिक मॉडल के 3 पोस्टुलेट्स हैं, हाँ या ना? वो 3 पोस्टुलेट्स हैं, वो हम पढ़ते हैं और उसके अंदर बच्चे मैथमेटिक्स भी है, थ्योरेटिकल भी है। यही सेम चीज यहाँ पर भी है कि मेरे पास एक लाइट का सोर्स है, उसमें से वेव निकलेगी। वेव है ना, क्योंकि लाइट को अब हम वेव मान रहे हैं, और ये वेव जाकर कहीं पर एक वेव फ्रंट तैयार करेगा। फिर उस वेव फ्रंट पे जितने पार्टिकल्स हैं, बच्चा बोलता है कितने पार्टिकल्स हैं, इनफाइनाइट। तो सर हम इनफाइनाइट लेंगे? नहीं, 3 से 4 लेके हम अपने बात को रख देंगे। इसके जितने पार्टिकल्स हैं, अब ये खुद में इस वेव का सोर्स बन जाएंगे, फ्रेश सोर्स, और फिर ये सेकेंडरी वेवलेट्स को स्पेस में आगे की तरफ को भेजेंगे बच्चे। दे ट्रेवल्स इन ऑल डायरेक्शन इन सेम टाइम, सेम डिस्टेंस। इन सेम टाइम आपके पास सेम डिस्टेंस, तो यहां पर सेम टाइम में ये सेम डिस्टेंस को क्या करेंगे, ट्रेवल कर जाएंगे। अब आती है लास्ट बात जो सबसे इंपॉर्टेंट है। अब आती है सबसे लास्ट बात जो हमारे पास सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और लास्ट पॉइंट अब आपके पास क्या है, वो ये क्या बोलते हैं बच्चे, ध्यान से समझना, द फॉरवर्ड एनवेलप। अब देखो ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। द फॉरवर्ड एनवेलप, द फॉरवर्ड एनवेलप मेड टू द फॉरवर्ड एनवेलप जो कि हम तैयार करते हैं, द फॉरवर्ड एनवेलप मेड टू ऑल the secondary wavelets, आपके पास forward envelope made to all the secondary wavelets after the time t, after time t is the next wavefront, this is the next wavefront। ये हमारे पास क्या बन जाता है, नेक्स्ट वेव फ्रंट बन जाता है। अपनी तरफ से हाइगन्स ने बहुत बढ़िया थ्योरी देने की कोशिश की, बहुत बढ़िया, और आज तक बच्चे मानते हैं कि इसने बहुत अच्छा और एक्सीलेंट काम करना शुरू किया था, जिसके अंदर इसने लाइट वेव को बिल्कुल एक परफेक्ट तरीके से समझाने की कोशिश की कि लाइट चलती कैसे। क्योंकि सबसे पहले लोग आपको यही पूछेंगे कि लाइट अगर वेव है तो वो वेव चलेगी कैसे, क्योंकि उसके चलने पे निर्भर होगा कि वो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन और लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन को अंडरस्टैंड करवा सके। अगर मुझे उसके चलने का तरीका नहीं पता है, मुझे वेव फ्रंट बनाने का तरीका नहीं पता है, तो हम इस लाइट वेव की ना तो रिफ्लेक्शन ना रिफ्रैक्शन ये दोनों नहीं समझा सकते। क्योंकि रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन किसकी प्रॉपर्टी मानी जाती है, रे ऑप्टिक्स की कि वेव ऑप्टिक्स की? तो आंसर है रे ऑप्टिक्स की। तो हमें रे ऑप्टिक्स के सारे प्रिंसिपल यहां से प्रूव करने। रे ऑप्टिक्स वेव ऑप्टिक्स को प्रूव नहीं कर सकती, लेकिन हाँ वेव ऑप्टिक्स रे ऑप्टिक्स के एक एक प्रिंसिपल को प्रूव कर सकती है विद द हेल्प ऑफ द हाइगन्स थ्योरी। ये कमाल की बात थी, और इसी वजह से आपको हाइगन्स थ्योरी पढ़ाई भी जाती है। पर है क्या ये चीज, ये सारी इतनी लंबी चौड़ी चीजें है क्या, जरा हम देखते हैं। अकॉर्डिंग टू द हाइगन्स थ्योरी, बहुत सिंपल सा हम केस लेते हैं। मेरे पास यहाँ पर इन्फिनिटी पे कोई लाइट का सोर्स रखा हुआ और ये एक सेकेंडरी वेव फ्रंट तैयार हो गया। ये सेकेंडरी वेव फ्रंट है, ये किसी t = 0 पे हम बोल देते कि हमारे पास एक सेकेंडरी वेव फ्रंट तैयार हो गया, खत्म बात। अब वो ये बोलता है कि अब आप क्या करें, इस सेकेंडरी वेव फ्रंट के ऊपर कुछ पार्टिकल्स को देखिए। ये कौन से पार्टिकल्स है, तो आप बोलोगे मीडियम के पार्टिकल्स है। अब बताओ कौन से मीडियम के पार्टिकल्स है, ये कौन से मीडियम के पार्टिकल्स है? कल मैंने आपको कोई मीडियम बताया था, इमेजिनरी मीडियम, कोई इमेजिनरी मीडियम बताया था मैंने आपको कि एक इमेजिनरी मीडियम होता है जिसमें लाइट वेव चलती है। किसी बच्चे को याद है, किसी बच्चे को याद है, किसी बच्चे को वो चीज याद है? चलो मैं ऑप्शन दूं आपको, हीलियम था, हाइड्रोजन था, क्या था बच्चे? हीलियम, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, वाटर, क्या वो मीडियम है जिसके अंदर से बच्चा हमारे पास जो लाइट वेव है वो ट्रेवल करती है? कौन सा ऐसा मीडियम?
कौन सा ऐसा मीडियम है जिसके बारे में हाइगन्स ने बात की थी? किसी बच्चों को याद ईथर वाला था, लूमिस में। वो ईथर वाला Exactly, बच्चे हमारे पास एथर, हमारे पास ईथर बोल देते हैं, लेकिन एक्चुअल वर्ड बच्चे हमारे पास एथर है। और मैं आपको एक और बात बता देता हूँ कि आपके पटियाला के कोई प्रोफेसर है, वहां पर महिंद्रा कॉलेज है, जिन्होंने इसके ऊपर फिर काम किया और उन्होंने सारी जितनी वर्ल्ड रिनाउंड थ्योरीज हैं उन पे क्वेश्चन मार्क लगाया। तो आप कहाँ पे रहते हो, कहाँ पे नहीं रहते हो, मैटर नहीं करता। अगर आपका दिमाग काम करता है तो बेटा आप कोई भी ऐसी चीज जो प्री एग्जिस्टिंग थिंग्स हैं उनके ऊपर आप क्वेश्चन मार्क लगा सकते हो। और ये बहुत जरूरी है, बहुत नॉलेज, मतलब कि नॉलेज एक ऐसी चीज है जो आपको कहीं का कहीं पहुंचा सकती है। नॉलेज मतलब एलन मस्क कुछ भी नहीं था, सिर्फ एक नॉलेज गेन उसने की स्पेस टेक्नोलॉजी की, या किसी की भी बच्चे, तो आज बच्चे वो बिलीनियर है। बिल गेट्स आज भी बुक्स पढ़ता है बच्चे, हम उसके मुकाबले तो हम कुछ उसकी रीडिंग की जो जिसको स्पीड है बहुत तेज है हमसे, मतलब कि ऑन एवरेज हमसे ज्यादा वो बच्चे पढ़ता है। तो किताबें पढ़ने से, चीजों को करने से, इन चीजों को सोचना पड़ता है कि उन्होंने क्या सोचा, कैसे उन्होंने वेव थ्योरी को चलाया। अब देखो उन्होंने क्या बोला कि ये मेरे पास किसी t = 0 पे सेकेंडरी वेव फ्रंट तैयार हो गया, सोर्स जहां मर्जी था। और यहां पर ये जो मैंने बड़े बड़े आपके पास यहां पर सर्कल या डॉट्स बनाए, ये पार्टिकल्स हैं। ये मीडियम क्या हमारे पास पार्टिकल्स हैं, इनके पास कहीं से लाइट वेव पहुंची तो ये फ्रेश सोर्स ऑफ डिस्टरबेंस बन गया। अब करना क्या, ध्यान से समझना। अब हम इनको सेंटर मान के बच्चे इस तरीके से एक ऐसे, ये बच्चे हमारे पास वेव आगे चले, ये एक सर्कल तैयार किया। अब बच्चा बोलता है सर सर्कल क्यों तैयार किया, सोच के देखो वो क्या बोल रहा है। वो बोल रहा है इन पार्टिकल से जो वेव चलेगी वो सेम टाइम के अंदर सेम डिस्टेंस कवर करेगी। तो अगर मैं बोलता हूं कि मैं यहां पर खड़ा हूं और मैं एक ऐसी बाउंड्री खींचना चाहता हूं बच्चे, एक ऐसी बाउंड्री खींचना चाहता हूं जो मेरे से सेम डिस्टेंस पे हर जगह पे, तो मैं किस फिगर को ड्रॉ करूंगा, बताओ शाबाश। मैं यहाँ पर रेक्टेंगल को ड्रॉ करूंगा, मैं स्क्वायर को ड्रॉ करूंगा, सर्कल को ड्रॉ करूंगा, या पैराबोला को ड्रॉ करूंगा? तो आंसर है सर्कल। जब हम सर्कल के सेंटर पे बैठते हैं तो हर चीज हमसे इक्वल डिस्टेंस पे होते हैं, जिसको हम रेडियस बोलते हैं। तो बच्चा बोलता है सर आप रेडियस क्या लोगे, यहां से हमारे पास लाइट वेव पहुंच रही है तो इसका रेडियस क्या होगा? इसका जो रेडियस आपके पास होगा वो बच्चे मेरे पास होगा v × t, जहां पर v क्या है, स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम, और t क्या है बच्चे, टाइम। t वो टाइम है जब हमारे पास हम सेकेंडरी वेव फ्रंट, इसके बाद वाला वेव फ्रंट बनाना चाहते हैं। तो सिमिलरली नीचे वाले से भी सेम रेडियस, देखो नीचे वाले से भी आपके पास सेम रेडियस का एक सर्कल तैयार होगा, सेम रेडियस का एक सर्कल तैयार होगा, सेम रेडियस का एक सर्कल तैयार होगा। इन सभी सर्कल का रेडियस किसके बराबर है, v × t। और अब आता है लास्ट पॉइंट जो कि क्या बोलता है, जहां पर ये वेव जाकर रुकती है, अगर आप उसका एक कॉमन टेंजेंट या एक फॉरवर्ड एनवेल्प बना लो तो वो अब आपके पास नेक्स्ट वेव फ्रंट बन जाता है। तो ये मेरे पास t = आपके पास टॉ टाइम के ऊपर आपके पास एक नया वेव फ्रंट बन गया। फिर इस नए वेव फ्रंट के पास भी कुछ पार्टिकल्स होंगे, पहला पार्टिकल, दूसरा, तीसरा और चौथा। फिर क्या होगा, फिर ये पार्टिकल्स अपने आप को सेंटर मान के v × t टाइम के अंदर, v × बच्चा हमारे पास t टाइम के अंदर दोबारा से आपके पास डिस्टरबेंस को आगे लेके जाएंगे। और फिर हम इसका आगे चल के जब एक और कॉमन एनवेल्प बनाते हैं तो वो कॉमन एनवेल्प क्या बन जाता है, नेक्स्ट आपके पास वेव फ्रंट बन जाता है, या हमारे पास नेक्स्ट वेव फ्रंट बन जाता है। तो अकॉर्डिंग टू हाइगन्स वेव कुछ इस तरीके से ट्रेवल कर रही है। अकॉर्डिंग टू हाइगन्स हमारी जो वेव है वो आपके पास कुछ इस तरीके से आपके पास ट्रेवल कर रही है, जिसमें लगातार वेव आगे चलती जा रही है क्योंकि नए और नए वेव फ्रंट हमारे पास बनते जा रहे हैं। तो ये मेरे पास वेव फ्रंट बन गया आपके पास बाद वाले टाइम में, और ये वेव फ्रंट आगे 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 चलता रहा। लेकिन एक क्वेश्चन है, क्या ये सर्कल बनेगा, सही में सर्कल बनेगा, या कोई और शेप भी हो सकती है? अब ये क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूँ, क्या ये सही में सर्कल बनेगा या इसकी कोई और शेप होनी चाहिए? कि सर ये तो आप सर्कल तो बोल रहे हो, किताबें भी सर्कल ड्रॉ कर देती है, पर सर रियलिटी में सर्कल कैसे हो सकता है? किसी बच्चे को यहाँ पर अगर कुछ पूछना या बताना है तो बता सकते हैं, बोलो क्या ये सर्कल ही बनेगा? और ये जानते हुए कि जो लाइट वेव है वो बच्चा हमारे पास स्पेस में ट्रेवल करती है। अब मैंने बहुत बड़ा हिंट दे दिया कि वो स्पेस में ट्रेवल कर रही है।
बोलो शाबाश, बोलो। किसी बच्चे को पता लग पा रहा है? किसी बच्चे को और कोई भी समझ? बन सकता है सर, हाँ बेटा बोलो। और कोई भी बन सकती है नहीं सर नहीं, वो तो शेप। बनेगा बच्चे, मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ ये सर्कल ही है या कुछ और है बच्चे हमारे पास, और स्पेस के अंदर बन रहा है ये वेवफ्रंट, बताओ। हेमिस्फीयर। ये हेमिस्फेयर, एग्जैक्टली ये हेमिस्फेयर है। हेमिस्फेयर इसलिए क्योंकि स्पेस है बच्चा हमारे पास, और ये किताबें हमको बताती नहीं, ये किताबें हमको बताती नहीं है। यहाँ पर जब कोई बच्चा ध्यान से इसको सोचे तो उसको समझ में आता है कि वेव, आप बोल नहीं सकते कि सर वेव यहीं पर जा रही, वेव तो मेरी तरफ भी आ सकती है, वेव तो आपकी तरफ भी आ सकती है। तो अगर आप ध्यान से देखें तो बनता एक्चुअल के अंदर ये क्या बचेगा, हेमिस्फेयर बनता है। और उसके अंदर से हम अगर देखें तो हमारे पास एक वेव फ्रंट 3D पिक्चर में बनता है। वेव फ्रंट हमेशा 3D में बनता है बच्चा हमारे पास, ये बात ध्यान में रखना। खैर ये तो वाइवा की बात है, अगर स्कूल में कोई टीचर आपको वाइवा में पूछता है तो आप ऐसे जवाब दीजिएगा। इसी तरीके से मेरे पास ये एक सोर्स ऑफ लाइट है। अब ये पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट है, बताओ इसका वेव फ्रंट कैसे बनता है? तो आप बोलते हो सर इसका वेव फ्रंट जो है वो हमारे पास इस तरीके से स्फेरिकल बनता है, बिल्कुल स्फेरिकल बनता है। अब ये बोलता क्या, ये हमारे पास सोर्स ऑफ लाइट है, और ये सोर्स ऑफ लाइट से सेकेंडरी वेव फ्रंट बना, कोई भी सेकेंडरी, क्योंकि वेव फ्रंट तो सोर्स के पास से बनने शुरू हो जाते हैं, तो मैं इसको पहला कैसे मान लूं? एक सिंपल सा लॉजिक है। तो यहां पर एक वेव फ्रंट बना और मैंने यहां पर पार्टिकल्स ले ली, ये पहला पार्टिकल, ये दूसरा ले लिया, ये आपके पास यहां पर तीसरा पार्टिकल, और यहां पर चौथा। सर मैं इससे ज्यादा ले सकता हूं, लो भाई मर्जी आपकी, आपको कोई रोक थोड़ा ना सकता। तो एक पार्टिकल हमने ऊपर ले लिया। अब टीचर बोलता है कि ये इस सेकेंडरी वेव फ्रंट से t इज इक्वल टू 0 पे मुझे नेक्स्ट वेव फ्रंट बनाना है, तो क्या करना है, इस पार्टिकल्स को, अब ये पार्टिकल वेव छोड़ेगा, सेम वेव जो वेव इसके पास इनके पास पहुंच रही है, उसी वेव को ये आगे की तरफ को भी क्या करेगा, छोड़ेगा, क्योंकि अब ये सोर्स बन चुका है, ये सेकेंडरी सोर्स बन चुका है। तो ये अपने आप को सेंटर मान के क्या करेगा, इस तरीके से एक हम सर्कल, सेमी सर्कल बोलो, हम ड्रॉ करेंगे। और ये बच्चा हमारे पास इस तरीके से बन गया, और ये हमारे पास यहां बन गया, और ये मेरे पास यहां बन गया। अब बताओ क्या हो गया, इन सब का अगर मैं एक एनवेल्प बना देता हूं, जो कॉमन टेंजेंट भी जिसको कह सकते हैं, तो ये मेरे पास क्या बन गया, आपका एक वेव फ्रंट बन गया, वेव फ्रंट बन गया। यहां पर जो वेव फ्रंट बना वो भी मीडियम के पार्टिकल्स के अंदर बन रहा है। तो नेक्स्ट मीडियम के पार्टिकल्स क्या करेंगे, दोबारा फिर से वेव को आगे की तरफ को धक्का देंगे। तो ये वेव को आगे की तरफ को धक्का दिया, 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 और इसके बाद हमने जो एनवेल्प तैयार किया वो हमारे पास बाद वाला क्या बन गया बच्चे, आपके पास एक और वेव फ्रंट बन गया। तो वेव फ्रंट हमारे पास कुछ इस तरीके से बनते हैं। उन्होंने बोला कि सबसे पहले एक सेकेंडरी वेव फ्रंट तैयार होता है, प्राइमरी नहीं सेकेंडरी, के लोग प्राइमरी भी बोल देते होते हैं। तो सेकेंडरी वेव फ्रंट जैसे ही तैयार होता है तो मीडियम के जो पार्टिकल्स होते हैं वो आपके पास क्या बन जाते हैं, मैं वेव फ्रंट बन गया, जैसे जैसे मैं सेकेंडरी वेव फ्रंट बन गया, तो मेरे पास जितने पार्टिकल्स हैं अब वो फ्रेश सोर्स ऑफ डिस्टर्बेंस बन जाएंगे, और वो लाइट को आगे की तरफ को भेजेंगे, लाइट को आगे की तरफ को भेजेंगे। तो हमारे पास क्या बन जाएगा, उन पार्टिकल्स को सेंटर मान के आप एक सेमी सर्कल ड्रॉ कर दीजिए। उन सेमी सर्कल का कॉमन टेंजेंट या उन सेमी सर्कल का बच्चा हमारे पास एनवेल्प, कॉमन एनवेल्प, कॉमन टेंजेंट अगर आप ड्रॉ कर देते हो जिसमें वो उन सभी सेमी सर्कल को टच करता हुआ आगे की तरफ को जाए, तो आपके पास एक नया वेव फ्रंट बन जाता है। तो मेरे पास ये 0 वेव फ्रंट, ये t इज इक्वल टू टॉप ए वेव फ्रंट, और ये t इज इक्वल टू टॉप डैश पे वेव फ्रंट। तो ये हमारे पास वेव फ्रंट बनाने की टेक्निक है। टीचर इस पे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है, व्हाट इज द हाइगन्स प्रिंसिपल ऑफ द कंस्ट्रक्शन ऑफ वेव फ्रंट एंड गिव 2 एग्जाम्पल। तो आपने ये 2 एग्जाम्पल दे देने और आपका नंबर पूरे के पूरे आ जाएंगे, 3 मार्क्स के अंदर आएगा जी। अगर किसी बच्चे का कोई डाउट है तो वो बच्चा पूछ सकता है, अगर किसी बच्चे का कोई डाउट है तो वो बच्चा पूछ सकता है, शाबाश बोलो। अगर किसी बच्चे का कोई डाउट है तो वो बच्चा पूछ सकता है, बोलो। है किसी बच्चे का डाउट, है किसी बच्चे, हाँ बोलो। सही वेवलेंथ इसकी, हम वेवलेंथ पे नहीं जाते बच्चे, वेवलेंथ पे जाने का कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि ये मीडियम होमोजीनियस होता है,
ना स्पीड चेंज होगी, फ्रीक्वेंसी का तो चलो इंडिपेंडेंट रहती है, और ना ही वेवलेंथ चेंज होगी, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर हम कंस्ट्रक्शन जो करके बता रहे हैं आपको मीडियम होमोजीनियस, और तभी लाइट इक्वल डिस्टेंस कवर करती है इक्वल टाइम में, और तभी सभी पार्टिकल्स को जब मैं सेंटर मान के एक सर्कल सेमी सर्कल ड्रॉ कर रहा हूं, तो सभी सेमी सर्कल्स का साइज शेप से आपके पास सेम आ रहा है, और आपके पास एक फॉरवर्ड एनवेलप तैयार हो रहा है। तो इसमें आप वेवलेंथ वगैरह को कंसीडर मत करिए, वो अजीब हो जाएगा इसमें। सर ये वेवलेंथ की शेप मीडियम पे डिपेंड करेगा? देखिए वेवलेंथ तो मीडियम पे डिपेंड करती है बच्चे, स्पीड ऑफ लाइट पे भी डिपेंड करती है, यानी कि हमारे पास यहाँ पर अगर आप कहीं और जाओगे, आप समझने की कोशिश करना, मान लिया जाए कि ये वेव फ्रंट आपके पास एंटर कर जाता है वाटर के अंदर, अब वाटर के अंदर स्पीड ऑफ लाइट क्या हो जाती है, कम हो जाती है, तो वहां पर वेव फ्रंट जो होंगे वो थोड़े क्लोज हो जाएंगे। क्यों क्लोज हो जाएंगे बच्चे, बताओ जरा सोच के बताओ, क्यों क्लोज हो जाएंगे? क्योंकि वहां पे स्पीड ऑफ लाइट कम है, तो वो सेम टाइम के अंदर सेम डिस्टेंस में थोड़ा कम डिस्टेंस कवर करेंगे, तो वेव फ्रंट, बाकी वेव फ्रंट बनेंगे जरूर, लेकिन उनके शेप में फर्क आने के बजाय उनके बीच में जो गैप है उसके अंदर का फर्क आ जाए। होप सो तुम ये बात समझ पा रहे हो, हाँ या ना? ठीक है, ये ऐसा ही हो गया ना, जैसा कि हमारे पास जब आपने लाइट को कन्वेक्स लेंस में से गुजारा, तो वेव फ्रंट तो बाद में भी बने, बट क्योंकि ये किसी मीडियम को क्रॉस करके आए, लाइट की आपके पास बिहेवियर चेंज हो गई है, तो वेव फ्रंट का बच्चे बिहेवियर या उसकी शेप चेंज हो गई है। और अगर आप मीडियम चेंज करोगे, स्पीड ऑफ लाइट पे फर्क पड़ेगा, तो इनके बीच का जो गैप है वो भी तो छोटा हो जाएगा ना। क्यों छोटा हो जाएगा? क्योंकि अब वो सेम टाइम में सेम डिस्टेंस कवर नहीं करेंगे। मेरी बात को समझ पा रहा है, हाँ या ना? मेरी बात को समझ Yes, पा sir. रहा है? अगर नहीं समझ में आ रहा तो इसको देख लेते हैं, फिर मैं बता देता हूँ यहाँ पर है क्या हमारे पास। मेरे पास मान लो कि ये एयर है, तो ये बच्चे टी टाइम के अंदर इन्होंने कितना डिस्टेंस कवर करना है, सी इंटू टी, ये लो सी टी सी टी सी टी सी टी, तो यहाँ पर एनवेलप तैयार कर दिया, काम खत्म। फिर बच्चे सी टी सी टी सी टी सी टी सी टी, टी टाइम के अंदर सेम डिस्टेंस कवर कर लिया, तो एनवेलप तैयार हो गया। लेकिन जैसे ये वाटर के अंदर जाएंगे, स्पीड ऑफ लाइट क्या हो जाएगी, कम। अब बताओ वेव फ्रंट कैसा बनेगा बच्चे? वेव फ्रंट तो तैयार होगा, पर अब उनके बीच का गैप सेम टाइम के अंदर ज्यादा हो जाएगा, कम हो जाएगा? सोच के बताओ, ज्यादा हो जाएगा, कम हो जाएगा? कम हो जाएगा। कम हो जाएगा, बस इतना सा फर्क है, बाकी नहीं सोचना आपने, ठीक है? क्लियर है? यस सर। चलिए, सो यहाँ पर अगर किसी बच्चे का कोई डाउट नहीं है तो हम आगे चलते हैं, और यहाँ पर हाइगन्स थ्योरी को नेक्स्ट हम अप्लाई करने की कोशिश करते हैं। ये आएगा आपको ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन ऑफ हाइगन थ्योरी, और भाई आपको कंपास लेके जाना पड़ेगा ऐसे अगर सब्जेक्टिव पेपर होता है, क्योंकि वहां पर टीचर चेक करता है कि भाई बच्चे ने रैंडम बनाया हुआ है या फिर बच्चे ने कंपास। आपको एग्जैक्टली उस पॉइंट के ऊपर जो पार्टिकल आप एज्यूम कर रहे हो उस पे पॉइंट पर कंपास को रख के सर्कल ड्रॉ करना पड़ेगा, नहीं करोगे नंबर कैंसिल हो जाएंगे, नंबर आपके कट जाएंगे, तो इसको सीरियसली लेना। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, द लॉज ऑफ द रिफ्लेक्शन एंड द हाइगन्स थ्योरी। तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन एंड द हाइगन्स थ्योरी, एंड बच्चा हमारे पास क्या आ जाती है, हाइगन्स थ्योरी। तो ये थ्योरी और लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के अंदर क्या लिंक है? क्या लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन हमारे पास हाइगन थ्योरी से प्रूव हो सकता है? हम इस पॉइंट को देखते हैं। तो इसके लिए कुछ कंस्ट्रक्शंस करनी पड़ेंगी। हमारे पास यहाँ पर ये प्लेन मिरर, इस प्लेन मिरर पे लाइट हमारे पास कहां से आती है, इन्फिनिटी से। तो लाइट हमारे पास यहाँ पर इन्फिनिटी से आ रही है। लाइट अगर इन्फिनिटी से आ रही है तो इसका मतलब इसका वेव फ्रंट कैसा बनेगा, बताओ शाबाश, इसका वेव फ्रंट आपके पास कैसा बनेगा? लाइट अगर इन्फिनिटी से आती है तो वेव फ्रंट कैसा बनता है? तीन ही तो वेव फ्रंट है आपके पास तीन ही तो वेव फ्रंट है बच्चों। कौन कौन से तीन वेव? प्लेनर, प्लेनर है, और आपके पास सिलेंड्रिकल है या स्फेरिकल है। तो यहाँ पर कौन सा बन जाएगा आपके पास? यहाँ पर हमारे पास बन जाएगा प्लेनर वेव फ्रंट। तो लाइट आपके पास आई, इसको थोड़ा सा मैं और आगे ले जाता ताकि ताकि बढ़िया से वेव फ्रंट बन सके। तो हमारे पास यहाँ पर लाइट आपके पास आ रही है फ्रॉम द इन्फिनिटी। तो लाइट आ रही है भैया इन्फिनिटी से, और ये लाइट आपके पास यहाँ जाके गिर रही है, ये लाइट रिफ्लेक्ट हो गई, ये लाइट आपके पास रिफ्लेक्ट होगी। चलो जी,
ये लाइट हमारे पास इन्फिनिटी से आ रही है और ये हमारे पास यहाँ पे रिफ्लेक्ट होगी। वे अपनी कॉपी पे भी ड्रॉ कर सकते हो। जिस बच्चे को सीबीएसई में चाहिए बढ़िया नंबर तो वो काम भी करेगा बढ़िया, और वो बच्चा साथ साथ बच्चे क्या करेगा डायग्राम को ड्रॉ करेगा। तो हमारे पास ये आ गया नॉर्मल, ये हमारे पास आ गया भैया दूसरा नॉर्मल, ये दो नॉर्मल आ गए मेरे पास। एक नॉर्मल ये हमारे पास आ गया एन, और ये मेरे पास एंगल ऑफ क्या आ गया इंसिडेंस। यहां पर मेरे पास ये एंगल ऑफ क्या आ गया रिफ्लेक्शन आ गया। सर वहां पर क्यों नहीं बना? इंतजार करो, कोई बात नहीं, करवा देंगे इसके अंदर से। अब हमारे पास ये लाइट है रे नेचर वाली। अब मुझे इसके अंदर से मैं इस पॉइंट को बी मान लेता हूं, इस पॉइंट को सी मान लेता हूं। अब देखिएगा, सबसे पहले जो लाइट मेरे पास इंसिडेंट है तो उसके ऊपर हम क्या ड्रॉ करेंगे? इंसिडेंट वेव फ्रंट बनाएंगे। वेव फ्रंट कैसे बनता है? वेव फ्रंट कैसे बनता है? जो रे ऑफ लाइट है उससे उसके ऊपर हम कौन सा एंगल बनाते हैं, और वेव फ्रंट कैसे बनता है हमारे पास? आप बोलोगे सर उसके ऊपर जो वेव फ्रंट हमारे पास बनता है वो परपेंडिकुलर, वो बच्चा हमारे पास परपेंडिकुलर टू क्या बन जाता है? ये आपके पास रे ऑफ लाइट, तो ये वेव फ्रंट बन गया। ये हमारे पास यहाँ पर वेव फ्रंट तैयार हो गया। मैं इसको ए का नाम दे देता हूँ। ये वेव फ्रंट है और ये वेव फ्रंट हमारे पास क्या परपेंडिकुलर टू दी लाइट है, तो ये परपेंडिकुलर है। अब देखो, अब ध्यान से समझना, ये आपके पास परपेंडिकुलर है तो ये परपेंडिकुलर है, ये एंगल आई है, तो बताओ ये वाला एंगल मेरे पास कितने के बराबर होगा? कोई बच्चा बताए, ये हमारे पास कितने के बराबर होगा? तो आप बोलोगे ये मेरे पास 90 माइनस ऑफ 5, परपेंडिकुलर है ना। ये लाइन को देखो, ये लाइन को देखो, ये परपेंडिकुलर होता है, ये परपेंडिकुलर है, और ये 90 माइनस आई, और ये एन भी आपके पास यहाँ पर पूरा परपेंडिकुलर। तो कोई बच्चा बता दे अब ये वाला एंगल कितने के बराबर होगा? शाबाश, कोई बच्चा बताए ये वाला एंगल, ये वाला एंगल कितने के बराबर होगा? ज्योमेट्री की अगर समझ है तो आप फटाफट बता दोगे, और ज्योमेट्री की अगर समझ कम है तो फिर आप नहीं बता पाओगे। बताओ ये एंगल कितने के बराबर होगा? शाबाश, बोलो। जो मैंने येलो कलर का बनाया ये एंगल कितने के बराबर होगा? ये आई है, ये 90 माइनस आई, क्योंकि इंसिडेंट जो वेव फ्रंट है, जो हमारा इंसिडेंट वेव फ्रंट है वो हमारे पास परपेंडिकुलर टू द रे ऑफ लाइट है। तो इंसिडेंट आपके पास वेव फ्रंट। अब जल्दी बताओ ये किसके बराबर आ जाएगा? बोलो। मुश्किल है, आसान नहीं है। अगर कोई बच्चा बोलता है कि भैया ये हमारे पास बहुत आसान चीज है, नहीं भाई, इसमें ताकत लगती है समझने में, क्योंकि ज्योमेट्री भी आपको समझ में आनी चाहिए। बोलो। आई के बराबर आएगा। एग्जैक्टली, गजब कर दिया लड़के ने। ये बच्चा हमारे पास आई के बराबर आ गया। एग्जैक्टली, ज्योमेट्री की समझ बहुत अच्छी है बच्चे, बहुत बढ़िया। तो ये बच्चा हमारे पास इंसिडेंट वेव फ्रंट, गुड। और यहाँ पर मेरे पास यहाँ पर रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट भी बन जाएगा। तो चलो भैया का रिफ्रैक्टेड वेव रिफ्रैक्टेड आई एम सॉरी, तो ये बच्चा हमारे पास बन गया। एक तो ना रे ऑप्टिक्स के जो डायग्राम है ना बहुत मारते हैं बेटा, मतलब कि रे और वेव ऑप्टिक्स के। तो ये हमारे पास यहाँ पर ये भी परपेंडिकुलर बन गया। अच्छा, इसको नाम किसका दे दे? हम नाम दे देते हैं यहाँ पर डी का, और ये परपेंडिकुलर है। सेम लॉजिक से कोई बच्चा बता सकता है कि ये वाला एंगल कितने के बराबर होगा? सेम लॉजिक से, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा? आर आ जाएगा। लगी बात पता? लगी बात पता बच्चे आपको? तो ये तो बड़ी सिंपल सी बात है। और नीचे मेरे पास जो सरफेस है ये हमारे पास मिरर है, तो ये मेरे पास रिफ्लेक्टेड लाइट है, ये हमारे पास रिफ्लेक्टेड लाइट है, और ये कौन सा वेव फ्रंट बन गया मेरे पास? दिस इज द रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट। अच्छा, हम छोटी क्लासेस के अंदर वो ट्राइंगुलर को सिमिलर सिमिलर करते थे, कुछ पता है बच्चे उसके बारे में? सिमिलर ट्राइंगल होती थी, कोई तरीका पता है बच्चे को? AAS, SAS, कोई नाम सुना आपने? है ना, नाम सुना है ना बच्चे आपने? चलो उससे काम हो जाएगा। अब होता क्या बच्चे, देखो हम क्या बोलते हैं, एक वेव फ्रंट से दूसरा वेव फ्रंट तैयार होता है। अब मैं आपको बताता हूं कि आपने चालाकी क्या करनी है। एग्जामिनर से चालाकी करके आपने नंबर लेने बच्चे पूरे 3 में से 3, लेकिन कैसे चालाकी होगी? आप सबसे पहले उसको ये समझाओगे कि ये, पहले तो वो डायग्राम देखेगा कि अच्छा ये आई आर बच्चे ने सही बना दिया, इंसिडेंट वेव फ्रंट। फिर आप उसको समझाओगे यहाँ पर अकॉर्डिंग टू हाइगन्स थ्योरी, अकॉर्डिंग टू दी हाइगन्स थ्योरी। तो हाइगन्स थ्योरी क्या कहती है आपके पास? हाइगन्स थ्योरी द वन वेव फ्रंट, आपके पास वन वेव फ्रंट
पार्टिकल्स, एक वेव फ्रंट के जो पार्टिकल्स होते हैं, वन वेव फ्रंट पार्टिकल्स गिव राइज टू द another wave front in forward direction, another wave front in forward direction, another wave front in forward direction, in the forward direction। ये हमें पता है, ये आपको हाइगन की थ्योरी कहती है, ठीक है। अगर ये हाइगन की थ्योरी हमें कहती है तो यहां पर मेरे पास एक वेव फ्रंट है ए बी, उससे बच्चे हम कौन सा वेव फ्रंट तैयार करना चाहते हैं, सी बी तैयार करना चाहते हैं। पर कैसे होगा, अब मैं आपको बता रहा हूं चालाकी क्या करनी है। अब आपने बोलना क्या है बच्चे, आपने बोलना है फ्रॉम इंसिडेंट वेव फ्रंट। अब आपके पास कंपास वगैरह कुछ नहीं है, फ्रॉम द इंसिडेंट वेव फ्रंट, आपने इंसिडेंट वेव फ्रंट ए बी से बच्चे, अब आपने क्या करना बच्चे, टेकिंग ए एज ए सेंटर। अब आपने क्या करना है, टेकिंग ए एज ए सेंटर, ए को आपने सेंटर लेना बच्चे, ए एज अ सेंटर, आपको ड्रॉ एनवेल्प, आपको ड्रॉ करना बच्चे एनवेल्प, आपको एक एनवेल्प ड्रॉ करना आपके पास एट सी, ड्रॉ द एनवेल्प एट सी। अब आपके पास प्रकार वगैरह कुछ नहीं, आप कंपास नहीं लेके गए, तो आपने सी के ऊपर जाकर ना इस तरीके से, ये देखिए ऐसे करके सी के ऊपर आपने क्या कर देना, एक हल्का सा बच्चे आपने ऐसा सर्कल का, सेमी सर्कल का टाइप का आपने बना देना ऐसा करके, ताकि टीचर को ऐसा लगे कि आपने कंपास से यहाँ पर क्या ड्रॉ किया, एक सर्कल, एक सेमी सर्कल ड्रॉ किया। और फिर यहाँ पर ए पॉइंट पर थोड़ा पेंसिल को दबा देना, पेंसिल को दबाने से क्या हो जाएगा, उसको लगेगा कि कंपास ही यूज किया हो। कोई टाइम भी नहीं होता कि कंपास में आप पेंसिल फिट करो, उसको लगाओ। अब तो आपको पता नहीं कितने जमाने हो गए होंगे बच्चे वो इंस्ट्रूमेंट ज्योमेट्री के यूज किए हुए, तो आपने ये कर लेना। दूसरा बच्चा हमारे पास क्या आ जाएगा, दूसरा हमारे पास आ जाएगा टेकिंग B as a center, not taking B as the center, draw the envelope at D, draw आपके पास envelope at D, draw the envelope, आप envelope ड्रॉ कर दीजिए किसके ऊपर, D के ऊपर। और अब आपने वही काम यहां पर करना, B के ऊपर पेंसिल को थोड़ा सा दबा देना है और यहां से आपने क्या कर देना, ऐसे करके एक सर्कल को ड्रॉ कर देना, ऐसे सेमी सर्कल। बट टीचर ने बोलना है भैया तुम्हारा काम हो गया फिट। अब एक बात है, एक इंसिडेंट वेव से दूसरे के ऊपर जाने में टाइम सेम लगता है, स्पीड भी सेम है, तो यहां पर डिस्टेंस भी आपके पास क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। और हमारे पास आल्सो एक और चीज है बच्चे, हमारे पास जितना टाइम आपको ए से सी में जाने के लिए लग रहा है, उतना ही टाइम आपको कहां से कहां पर जाने के लिए लगेगा, उतना ही टाइम आपको बी से लेकर डी जाने में लगेगा। ये चीज भी हम पिछले केस में देख चुके हैं कि आपका जो वेव फ्रंट होता है, एक मीडियम के अंदर दो वेव फ्रंट के बीच का डिस्टेंस हर पार्टिकल से क्या होता है, सेम होता है, ct। तो ये दोनों डिस्टेंस सेम। अब आ जाती है दो ट्राइंगल्स की बारी। अब दो ट्राइंगल्स देखते हैं कौन कौन बच्चा यहाँ पर देख पाएगा। मैं दो ट्राइंगल्स लेता हूँ, एन ट्राइंगल एबीसी नजर आ रही है आपको, एन ट्राइंगल बीसीडी, और दूसरी ट्राइंगल है बीसीडी, दोनों ट्राइंगल देखो नजर आ गई। अब यहाँ पर 9th क्लास की आपको ज्योमेट्री आनी चाहिए, और 9th क्लास की ज्योमेट्री सबकी बढ़िया होती है, मेरी भी बढ़िया थी। अब बताओ कि यहाँ पर BC इज इक्वल टू BC लिख देता हूँ। अब इसका मतलब क्या हो गया, कोई बच्चा बता सकता है इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब क्या, बिल्कुल ये कॉमन है, इसको हम कॉमन बोलते थे ना वहां पर कि ये कॉमन है आपके पास। हाँ अच्छा, एक और एंगल देखो, एंगल BAC इज इक्वल टू एंगल CD और B। ये बताओ दोनों एंगल कितने के बराबर है, 90 के। तो इसका मतलब लास्ट में हम क्या बोल देंगे, देयरफॉर एंगल I इज इक्वल टू एंगल R। तो इसका मतलब ये दोनों एंगल भी सेम है। तो आपने प्रूव कर दिया, 3 नंबर आपको मिल गए। जय श्री राम। आपको बोल रहा हूँ बेटा, हुक एंड क्रुक आपको नंबर चाहिए भैया CBSE। एक सीधी बात बोल रहा हूँ मैं आपको, कंपास नहीं है, घबराना नहीं कि सर हम कंपास नहीं लेके आ रहे यार, थोड़ा दिमाग लगा लेना, वहां डायग्राम ड्रॉ कर लेना, और डायग्राम के नंबर है, सबसे पहले डायग्राम ड्रॉ कर देना, ठीक है। यहाँ पर ये हो जाती हैं चीजें। टाइम देखो, टाइम हर चीज का लगता है, आपको मैच्योर होने में टाइम लगेगा, जिसमें आपको हाँ पढ़ते रहे। मेरे कोई एक टीचर थे,
तो मैं उनसे जब क्वेश्चन पूछता था वो बोलता कि टाइम आएगा तो पता लग जाएगा, और बात भी सही लगी कि हमें धीरे धीरे, मतलब कि एक बार पढ़ोगे, लेकिन पढ़ना जरूरी है। मतलब कि ऐसा नहीं है कि अब आप घर गए 10 दिन के बाद उठाओगे तो वो बात नहीं बन पाएगी। आप साथ साथ कर लो। ये क्या मुश्किल है इसमें, 9th क्लास की बेटा ज्योमेट्री लग रही है, कोई भी छोटा बच्चा उठा के इसके अंदर से बता देगा कि ये दो ट्राइंगल सिमिलर है तो I = R के बराबर। चलिए, सो अभी के लिए हम इतना करते हैं, कल हम लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन करेंगे, तब तक आप इसको पढ़ के आइएगा।